मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ एकता राठौर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने गोल्गी अपैरेटस खत्म किया था, राइट। आज हमें और 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और पढ़ना है और शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल के साथ। तो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल आज के सेशन में होगा लाइसोसोम। सो लाइसोसोम्स को हम क्या कह सकते हैं? वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम भी कहते हैं सेल का। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम बेसिकली वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, यानी सेल के अंदर जितनी भी गंदगी है या जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरिया है या फूड है, उन सबको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। कौन करेगा? लाइसोसोम्स। सो बेसिकली लाइसोसोम का क्या काम है? सेल को क्लीन करने का काम है। ठीक, शुरुआत करते हैं कि ये इसे हमने क्या कहा? वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल कहा। ठीक, इट हेल्प्स टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स खत्म हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जिन सेल ऑर्गेनल्स की, उन्हें भी कौन डाइजेस्ट कर लेगा? लाइसोसोम्स। ठीक, आगे बात करते हैं फॉरेन मटेरियल्स जो सेल के अंदर इंटर होते हैं, जैसे कि कोई फूड पार्टिकल इंटर हो गया अगर कोई सेल के अंदर, या कोई बैक्टीरिया इंटर हो गया है, या फिर जितने भी ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें भी कौन छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेगा? लाइसोसोम करेगा, राइट। ऐसा करना कैसे पॉसिबल है लाइसोसोम के लिए? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे पॉसिबल हो पाता है लाइसोसोम के लिए करना? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जैसे ह्यूमंस के स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेम वैसे ही सभी सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं और उन लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सेल को क्लीन करने में लाइसोसोम की हेल्प करते हैं, राइट। आगे बात करें, अगर किसी भी सेल के अंदर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या कोई इंटरनल फैक्टर की वजह से कोई भी सेल अगर खत्म हो जाता है, अगर कोई भी सेल है वो खत्म हो जाता है, तो क्या होगा? सेल ब्रेक हो जाएगा, यानी सेल क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। और बर्स्ट होगा तो लाइसोसोम भी बर्स्ट होगा, राइट। और लाइसोसोम अगर बर्स्ट होगा तो इसके जो एंजाइम्स हैं, जो बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स हैं, वो क्या करेंगे? सेल के जितने भी पार्ट्स, यानी जितना भी सेल बर्स्ट हुआ है उसे क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जो सेल बर्स्ट हो चुका है, जो सेल डेथ हो चुकी है जिस सेल की, उसके सारे पार्ट्स को कौन डाइजेस्ट करेगा? खुद लाइसोसोम के एंजाइम्स। और इसीलिए लाइसोसोम को हम और क्या कह सकते हैं? सेकेंड नाम हम लाइसोसोम का रख सकते हैं सुसाइडल बैग्स। क्यों? क्योंकि ये खुद के ही सेल को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, राइट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम भी क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक स्ट्रक्चर है इसकी। सेक मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। और अगर बात करें मेम्ब्रेन बाउंड, तो जैसे न्यूक्लियस की बात की हमने कि न्यूक्लियस अपने आप को साइटोप्लाज्म से क्या करता है? सेपरेट करके रखता है। वैसे ही लाइसोसोम की भी एक वॉल होती है और उससे क्या अंदर का जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड रहता है। ठीक, अगर बात करें कि लाइसोसोम की जो एंजाइम्स है ये बनाता कौन है, तो ये बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन या फिर जो लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है वही सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स के लिए काम में आता है। सेम प्रोटीन्स ही बेसिकली क्या होते हैं? एंजाइम्स। और यही एंजाइम क्या होते हैं? लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट। तो ये लाइसोसोम के अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं उन्हें कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एक और नए सेल ऑर्गेनल के बारे में, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कह सकते हैं। पावर हाउस कहने का क्या रीजन है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल की जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है सेल की, उसके अंदर क्या एनर्जी जनरेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही सारी एनर्जी बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। ठीक, अब बात करें ये एनर्जी बनती कैसे है और किस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया इसे स्टोर करके रखता है। सो बेसिकली ये एनर्जी का जो फॉर्म है वो है एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी का फॉर्म है जो सारे लाइफ प्रोसेसेस हेल्प करता है सेल के सारे सेल ऑर्गेनल को भी उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने में। ठीक, और ये एटीपी क्या है? इसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक मॉलिक्यूल है जिसके फॉर्म में क्या एनर्जी स्टोर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करें तो एटीपी को हम कह भी सकते हैं कि ये एक एनर्जी करेंसी है। क्या है? एनर्जी करेंसी।
सेल के लिए एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही सेल के अंदर या लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एटीपी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या होंगे, टेक प्लेस होंगे। ओके, अब बात करते हैं ये एटीपी जो है और क्या क्या काम करने में हेल्प करती है। नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करती है और कुछ और मैकेनिकल काम जो होते हैं उनमें भी हेल्प करती है। ठीक, अगर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए एनर्जी की, तो एनर्जी रिक्वायर्ड किसे होती है, एनिमल्स को होगी या प्लांट्स को होगी। तो बात करें तो प्लांट्स को ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसका मतलब है इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है यानी एटीपी जनरेशन जो होगा वो एनिमल सेल में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल तो स्टेशनरी होते हैं, उन्हें मूव करने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए उनके अंदर एनर्जी जनरेशन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ओके, मूव करते हैं आगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी टू मेम्ब्रेन होता है। जैसे सेल की बात की तो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल भी होती है, और ये सेल वॉल किसके अंदर होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, यानी दो मेम्ब्रेन्स हुई, प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक, अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं बाहर वाली लेयर में, राइट। अगर बात करें इनर लेयर की तो ये फोल्डेड फॉर्म में होती है, फोल्डेड फॉर्म में, और फोल्डेड फॉर्म में होने की वजह से क्या होगा, बहुत सारा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी जो भी एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस है उसके लिए। क्या करेगी इनर मेम्ब्रेन, एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन ही क्या है, साइट है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस की। तो जितनी ज़्यादा फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होगी उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी जहाँ पे एटीपी जो केमिकल रिएक्शंस है जहाँ से एटीपी जनरेट की जा सकती है उसके लिए। ठीक, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, एटीपी का बनना ज़्यादा होगा, राइट। और बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है। स्ट्रेंज ऑर्गेनल हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है, डीएनए भी है और आरएनए भी है, खुद का डीएनए भी है और आरएनए भी है, और खुद का राइबोसोम भी है। राइबोसोम का मतलब है ये खुद का क्या, प्रोटीन भी ये खुद ही बना लेता है। जितना भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी इसे खुद को, वो प्रोटीन जनरेशन के लिए वो ईआर से नहीं करेगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं करेगा, और ये खुद ही जनरेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद के राइबोसोम्स है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड सेल ऑर्गेनल की, और थर्ड सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड। ठीक, अब प्लास्टिड की बात करें तो ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसकी प्रेजेंस जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है। प्लास्टिड को हमें दो टाइप्स हैं प्लास्टिड के, राइट। पहला है क्रोमोप्लास्ट, जो कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, उन्हें क्या कहा हमने, क्रोमोप्लास्ट। और वहीं अगर कोई कलरलेस या वाइट कलर के प्लास्टिड है उन्हें कहा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का बेसिकली काम है स्टोरेज का, और ये क्या क्या स्टोर कर सकता है, स्टार्च कर सकता है, ऑयल्स कर सकता है प्लांट के अंदर, या प्रोटीन जो उसने प्लांट ने बनाया है उसे स्टोर करने का काम क्या कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनमें से एक ये प्लास्टिड का भी एक टाइप है जिसमें ल्यूकोप्लास्ट को हम कह सकते हैं कि ये स्टोरेज का काम कर रहा है। और कहाँ पे काम कर रहा है, प्लांट्स के अंदर ही काम कर रहा है, राइट। अगर बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो ये क्रोमोप्लास्ट का सिर्फ एक ही काम है, कलर प्रोवाइड करना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। और अगर बात करें ऐसे प्लास्टिड की जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में सब जानते हैं। प्लांट्स जो है अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन हो रही है प्लांट्स के अंदर उसके लिए एक साइट का काम करता है, यानी जहां फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट में उसके लिए ये एक साइट का काम करेगा और वहां पे ही फोटोसिंथेसिस होगी, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है एक साइट है फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट ही क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद जितनी भी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में वो सारी कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट में। अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट में क्या एक क्लोरोफिल ही पिगमेंट है, नहीं, येलो और
ऑरेंज कलर के और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो प्लास्टिड का जो स्ट्रक्चर है सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। सिमिलर होता है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। क्यों? क्योंकि इनका भी खुद का क्या होता है? डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होता है। तो हमने क्या कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नली इंटरनली ये सब माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिजेंबल करता है। और बात करें कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लास्टिड की, वहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड है, मटेरियल होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे आप डिटेल में अपनी फर्दर क्लासेस यानी 11th क्लास में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं वैक्यूल्स की। ये हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हमें इस क्लास में पढ़ना है और इसका नाम है वैक्यूल। हमने बात की थी कि वैक्यूल की अगर साइज की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होगा? इसकी साइज जो होगी वो बड़ी होगी यानी लार्ज होगी। और वहीं एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होगा? इसकी साइज जो होगी वो स्मॉल होगी। वैक्यूल का काम भी बेसिकली स्टोरेज का ही है और स्टोर ये क्या कर सकता है? किसी भी तरह का सॉलिड या लिक्विड कंटेंट ये स्टोर कर सकता है। वहीं यहाँ पे यही बात कही गई है कि वैक्यूल जो है स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में क्या? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अगर किसी भी प्लांट सेल में सेंट्रल पोजीशन पे अगर कोई वैक्यूल है तो वो कितना सेल का पोजीशन ऑक्युपाई करेगा? 50 to 90% तक सेल का जो वॉल्यूम है उसे ऑक्युपाई कर सकता है। यानी वैक्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा क्या वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है प्लांट सेल्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स का जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में अरेंज होता है। जैसे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में अगर वैक्यूल की जो कह सकते हैं वॉल्यूम जो अगर छोटी है, इसका मतलब न्यूक्लियस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करें तो सेंटर पे होगी, और सेंटर में किस में होगी? एनिमल सेल के अंदर। वहीं अगर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियस का जो आप बोल सकते हैं पोजीशन जो होगी वो पेरीफेरी होगी। पेरीफेरी यानी वॉल से अटैच होगी। क्योंकि ज़्यादा स्पेस तो किसने ले ली है? वैक्यूल्स ने ले ली है। इसका मतलब जो वॉल के पास जो स्पेस बची है वहीं पे जाके न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी पोजीशन बनाएगा, राइट। तो प्लांट्स में न्यूक्लियस की पोजीशन होती है पेरीफेरी, और वहीं एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है सेंटर। ओके, अब प्लांट सेल में वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल का काम बेसिकली होता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। यानी प्लांट सेल के बारे में अगर हम कहें तो प्लांट्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी बनाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिजिड होना ज़रूरी है, और टर्जिडिटी जो उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है वो इसका काम कौन करता है? वैक्यूल। ठीक, और बहुत सारी सब्सटेंसेस है प्लांट के अंदर जिसे स्टोर करने का भी काम कौन करेगा? वैक्यूल्स करेंगे। जैसे अमीनो एसिड हुआ, शुगर हुआ, या फिर कोई और ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है, या प्रोटीन्स, इन सब का स्टोरेज का काम वैक्यूल करेगा, राइट। अगर बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा की अगर बात करें तो वहाँ वैक्यूल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। वाई वी आर कॉलिंग इट फूड वैक्यूल? बिकॉज जितना भी फूड बाहर से अमीबा अपना लेता है उसको कौन स्टोर करके रखता है? फूड वैक्यूल स्टोर करता है। ठीक, आगे बात करें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अगर वाटर के कंटेंट सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो क्या करेंगे? वैक्यूल का काम क्या होगा? एक्सक्रीशन का भी होगा, और एक्सक्रीट ये क्या करेंगे? वाटर का एक्सक्रीशन करेंगे। अगर ज़्यादा पानी कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा सेल के अंदर तो उसका काम एक्सक्रीशन का काम भी कौन करेगा? वैक्यूल्स। और ये करने वाली ये कौन से ऑर्गेनिज्म में करेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में, और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हमने पूरी इस चैप्टर में सेल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, सेल के बारे में पढ़ा कि सेल के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, वहीं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर today's session, then please do subscribe and also hit the like button. Bye bye, take care and see you in the next session.